हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टीचिंग स्किल्स के बारे में। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट ऑफ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद शायद आपको टीचिंग से रिलेटेड मतलब ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो टॉपिक मैं करा रही थी कि टीचर कैसा होना चाहिए, क्लास कैसे होनी चाहिए, मेथड्स कैसे होने चाहिए, टीचिंग एड्स क्या होती हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इसके बाद ना मैं आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाने वाली हूँ, इवैल्यूएशन पढ़ाने वाली हूँ, सीसीई पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ थ्योरी होती है जो हर एग्जाम में आती है वो थ्योरीज पढ़ाऊंगी। तो अब हमारी क्लासेस थोड़ी सी इससे हटके स्टार्ट हो जाएंगी, बट वो आपके टीचिंग के एग्जाम में ही काम आने वाली हैं और उसके लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप उन क्लासेस को भी देख लेना, उनको देखना मत भूलना। ठीक है, जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी उसी में मैं इनको ऐड करती जाऊंगी। ठीक है, तो आप उन क्लासेस को देख लेना क्योंकि वो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है टीचिंग स्किल्स यानी कि शिक्षण कला, या फिर हम इसे बोल सकते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग। क्या होता है, पढ़ाने की कला क्या है, स्किल्स क्या है, टीचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। तो इसमें जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा टीचिंग स्किल्स के बारे में जानना, और इसके साथ साथ टीचिंग की जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताने के लिए लिखा है कि जो टीचिंग है और लर्निंग है वो दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, और ये आगे आपका काम भी आने वाला है। ठीक है, तो शिक्षण और अधिगम, इसका अर्थ क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो इसको मैंने बहुत ज्यादा डीपली नहीं लिखा है, बट उसके बाद मैंने टीचिंग स्किल्स और टीचिंग टेक्निक्स बहुत डिटेल से लिखी है क्योंकि वो आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होता जाएगा वो सारा मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर अगर हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग यहाँ पर दो चीजों को लेकर साथ में चलता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है लर्निंग, और लर्निंग के साथ साथ मैंने लिखा है एक्विजिशन। ठीक है, तो टीचिंग में क्या आता है, टीचर जो है हमारी किस में हेल्प करेगा, लर्निंग में हेल्प करता है। हम यहाँ पर जो लर्निंग है वो किसके माध्यम से सीख सकते हैं, शिक्षण के माध्यम से सीख सकते हैं। यानी कि हम कोई ना कोई बात जो लर्न करेंगे, कोई टॉपिक लर्न करेंगे, कहीं ना कहीं से पढ़ेंगे, तो उसमें टीचिंग हमारी हेल्प करेगी, यानी कि टीचर हमारी हेल्प करेगा। तो शिक्षण में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है, लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमारी हेल्प कौन करता है, एक टीचर हेल्प करता है। आपने पेडागोजी में भी ये बातें बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी क्योंकि आप सभी जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर इन दोनों के बारे में आसानी से पता होगा। तो यहाँ पर लर्निंग लिखा है, लर्निंग का मतलब होता है जिस चीज को हम याद करते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको हम बिना किसी की हेल्प के पूरा नहीं कर सकते, जिसको हमें समझने में, करने में किसी न किसी की हेल्प की नीड होती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, वो हमारी क्या है, लर्निंग होती है। जैसे मान लो आपको सेकेंड लैंग्वेज पढ़नी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो किस में जाएगी, आपके लर्निंग में रहने वाली है, क्योंकि उसको आपको लर्न करना पड़ता है, वो हमारे एनवायरमेंट में नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे एनवायरमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज होती, हिंदी ना होती, तो हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज को हमें लर्न नहीं करना पड़ता, तब हमें हिंदी लैंग्वेज को लर्न करना पड़ता। अब जिस लैंग्वेज को सीखने में हमें टाइम लगे, जिसके लिए हमें टीचर की नीड हो, तो हम उस सभी काम को क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। यहाँ पर एक्विजिशन का मतलब है, जैसे हम हिंदी में अर्जन कह देते हैं, यह हमारे मातृभाषा की तरह होती है, इसे सीखने की जरूरत नहीं होती। इसमें जो इंसान है वो क्या करता है, खुद से ही सीख जाता है। जैसे आप घर पर रहते हैं, घर पे रहते हुए आपको अपनी मातृभाषा आती होगी, आप अपनी भाषा में बोलते होंगे, आपकी जो घरेलू भाषा है, आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, वो आपको किसी ने सिखाई नहीं होगी, तो वो आप अपने आप सीख गए होंगे क्योंकि वैसा आपको एनवायरमेंट मिल गया। अब जैसे मान लो आपके आसपास के एरिया में कुछ अलग अलग बोलियां बोली जाती होंगी, जैसे हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा में हरियाणवी बोली बोली जाती है, और वो हमारी लैंग्वेज में अपने आप आ जाती है क्योंकि वो हमारे एनवायरमेंट में है। अब मान लो आप कहीं किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहां की आपकी जो बोली होगी उसको आपने अपने आप एक्वायर कर लिया होगा, तो ये क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन है। अब यहाँ पर टीचिंग की बात हो रही थी, तो टीचिंग में कौन, मतलब जो लर्निंग है, लर्निंग में कौन हेल्प करता है, हमारी टीचर हेल्प करता है। ठीक है, तो शिक्षण से रिलेटेड क्या है, आपके लर्निंग रिलेटेड है। तो यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। इसके बाद शिक्षण का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो आप टीचिंग करते हैं उसका अर्थ क्या है। यहाँ पर शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना। जैसे मान लो मैं आपको टीच कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आप स्कूल में लगे हुए हैं, आप किसी विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली शब्दों में अगर बात की जाए तो टीचिंग का अर्थ क्या होता है, या शिक्षण का अर्थ क्या होता है, सिखाना होता है। विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अलग अलग करिकुलम का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है,
आ गया समझ में यहाँ तक का? ये बस आपका एक बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आपको डेफिनेशंस दे दी थी। अब यहाँ पर अब स्टार्ट हो जाता है टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल की बात करते हैं। टीचिंग स्किल्स होती क्या है? अब मान लो हर इंसान तो टीचर नहीं बन सकता, जैसे आप हर किसी से पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पर क्या काम करती है, कहीं ना कहीं टीचिंग स्किल्स काम करती हैं। अगर आप में पढ़ाना भी आप सभी को पता है कला होती है, एक आर्ट होती है, हर इंसान नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। हर कोई ऐसा होता तो हर इंसान टीचर बन जाता, डॉक्टर कौन बनता फिर? मान लो अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से पढ़ने चले जाए जिसको टीचिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको वहां से समझ में नहीं आएगा, तो टीचिंग भी क्या होती है? स्किल होती है। एक टीचर में कौन सी स्किल्स हो जिससे उसकी टीचिंग बेहतर बन पाए, उन सब के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर लिखा है एक टीचर में कौन सी ऐसी स्किल्स होती है, कौन से ऐसे कौशल होते हैं जिससे उसकी टीचिंग क्या बन पाए, बहुत बेहतर बन पाए, ठीक है। टीचिंग स्किल को बेहतर करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? टीचिंग टेक्निक्स की नीड होती है। तो इस क्लास को मैं आपको जॉइंटली पढ़ाने वाली हूँ, टीचिंग स्किल्स और साथ साथ टीचिंग टेक्निक्स, क्योंकि अगर आपके अंदर स्किल्स तभी डेवलप होंगी जब आपको टीचिंग टेक्निक्स का यूज करना आएगा। तो इन दोनों को हम कनेक्ट करके पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टीचिंग स्किल्स की। टीचिंग स्किल्स के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, यानी कि शिक्षण कौशल के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान से सुनने हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम शिक्षण कौशल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है पाठ परिचय कौशल, यानी कि हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसका मतलब ये होता है पाठ परिचय कौशल। जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने पढ़ाने से पहले आपको एक लेसन का क्या दिया? इंट्रोडक्शन दिया है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी भी है। जब टीचर किसी भी लेसन, यहाँ लेसन की स्पेलिंग गलत लिख दी है तो मतलब एडजस्ट कर लेना ये। तो जब टीचर किसी भी लेसन को शुरू करता है तो वह अपने लेसन की क्या करता है? प्लानिंग जो है इस तरीके से करता है कि बच्चे की समझ में आ जाए। यानी कि मान लो मैंने आपको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इंट्रो में लिखती हूँ, तो इसीलिए लिखा जाता है ताकि आपको क्या हो, जो लेसन लिखा गया है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ये नहीं है कि आप बच्चा उस लेसन को इंटरकनेक्ट ना कर पाए, उसको जोड़ ना पाए। जैसे मैंने आपको पढ़ाने से पहले बताया कि मैंने ये क्लास करा दी है, इसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं, हमारे टीचिंग एड्स कंप्लीट हो गए हैं, लेवल ऑफ टीचिंग कंप्लीट हो गया है, तो उससे क्या हुआ? आपने इसको अपनी प्रीवियस नॉलेज से लिंक कर लिया इस टॉपिक को। तो यहाँ पर जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है और साथ साथ जो नई नॉलेज है उसको आपस में क्या करना आना चाहिए? कनेक्ट करवाना आना चाहिए। तो ये क्या होता है? आपका यहाँ पर पाठ परिचय कौशल है। तो स्टार्टिंग में आपने क्या कर दिया? पुराने टॉपिक को नए टॉपिक से जोड़कर पढ़ाया, और पाठ का इंट्रोडक्शन आपने इस तरीके से दिया कि बच्चे को वो चीजें क्या ना लगे, अननोन ना लगे। अब मान लो मैंने आपको यहाँ पर ये पढ़ाया है, उससे पहले मैंने आपको यही बताया था टीचिंग एड्स और ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे, हमने ये पढ़ा था पहले वाली क्लास में। तो उससे क्या हो गया? आपको ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो अननोन नहीं लगेगा। जैसे मान लो ये तो आपकी तो हायर क्लासेस हैं, आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, वहां पर आपके पास में छोटे बच्चे होंगे, तो उनको आपको पहले सारा बताना पड़ेगा कि हमने कल की क्लास में ये पढ़ा था, इस तरीके से हमने पढ़ा था, आपको कितना समझ में आया, आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। या फिर आप उनसे पूछ भी सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? आज हम ये पढ़ेंगे, तो आपने क्या किया? पुराने वाले टॉपिक को नए टॉपिक से क्या कर दिया? कनेक्ट करके उनको आगे उनकी नॉलेज को इंक्रीज किया। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। आ गया पहला पॉइंट समझ में। इसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करती हूं तो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है उद्दीपन परिवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन, ठीक है। तो अगर इसकी बात कर लेते हैं, स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो पढ़ाते समय एक टीचर जो है वो क्या करेगा? अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज कैसे करता है। जैसे मान लो पढ़ाते समय आपके एक्सप्रेशन भी जो है वो बहुत मैटर करते हैं। अब मान लो मैं आपको यहाँ पर ऐसे पढ़ा रही हूँ, मेरा थोड़ी सी शक्ल आपको दिखाई दे रही होगी, बट आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लो मैं ये अपनी जो फोटो है इसको भी हटा दूं और पढ़ाऊं, तब देखना इस टीचिंग में और उस टीचिंग में कितना ज्यादा डिफरेंस होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हम जो है ना, टीचर जब पढ़ाता है तो उसके एक्सप्रेशन जो है बहुत मैटर करते हैं। तो हम एक्सप्रेशन से क्या कर सकते हैं? उन चीजों को समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते समय मेरे फेस पर क्या एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, जैसे मेरी टोन है, टोन में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब बहुत मैटर करता है। तो बॉडी लैंग्वेज का यूज करना भी क्या करेगा? मैटर करेगा।
ऐसे तो आप बच्चों को रोबोट से पढ़वाने लग जाओ, तो मतलब यहाँ पर एक डिफरेंस होता है। टीचर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वो काम तो कंप्यूटर से भी हम सीख सकते हैं। अब गूगल पर भी बहुत सारा डाटा पड़ा होगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, पर आप क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि यहाँ से क्या होता है, आपका एक हमारा माइंड ऐसा बना हुआ है कि हमें ऐसे इस तरीके से पढ़कर समझ में आता है। तो बॉडी लैंग्वेज का यूज करना भी एक टीचर को बहुत अच्छे से आना चाहिए, कि उसको अपने टोन कब ऊंची रखनी है, कब नीची रखनी है, अपने फेस के एक्सप्रेशन किस तरीके से आपको पढ़ाना है। तो ये सब किस में आता है? स्टिमुलेंस वेरिएशन में आता है, यानी कि उद्दीपन परिवर्तन में आएगा। आ गया समझ में यहां तक का? इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बूझने वाले प्रश्न। बूझने वाले प्रश्न को हम क्या कहते हैं? प्रोबिंग क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। प्रोबिंग क्वेश्चन होता है, यानी कि प्रोबिंग का मतलब होगा जांच पड़ताल करना, बार बार पूछते रहना। मतलब जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो क्या करते रहे, बार बार क्वेश्चंस पूछते रहे। और ये ज्यादातर छोटी क्लासेस में बच्चों में जरूर होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें हर चीज को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। अब आप बड़ी क्लासेस में हो गए, आपको इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होगी, आपको बस ये होगा कि हमारा एग्जाम पास हो जाए, है ना, होता है ना ऐसा। तो लेकिन जब बच्चे छोटी क्लास में होते हैं तो उनसे हम क्या करेंगे, बार बार क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चों के ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बनी रहेगी। एक के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, हम बच्चे को इजी से कहां ले जाएंगे, टफ क्वेश्चन प्रोसीजर की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। और ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये क्या होते हैं? बूझने वाले प्रश्न आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को कैसे डेवलप करना है, कैसे उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं हमारे। आ गया समझ में यहां तक? इसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां पर लिखा है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या करते हैं, इलिस्ट्रेटिंग करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, यानी कि हम एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते समय मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ। मैंने आपको पहले क्लासेस कराई हैं, तो उसमें मैंने आपको कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए। तो एग्जाम्पल देने से क्या होता है, हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर लिखा है, एक टीचर जो है उसकी एक स्किल होनी चाहिए कि वो एग्जाम्पल से बच्चों को समझा सके, बच्चों को एग्जाम्पल देकर समझाए, इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स। सिर्फ थ्योरी ना रटवा दे या फैक्ट ना रटवा दे, इससे टीचिंग जो है बहुत बोरिंग हो जाएगी। मान लो मैं क्लास में हूँ, आते ही बोलती रहूं 1825 में ये हुआ था, 1857 में ये हुआ था, 1919 में ये हुआ था, ठीक है। तो बस ये सीधा आए और बोलती गई और क्लास एंड करके बस हो गया आपका आज का। तो ऐसे क्या होगा, हमारी टीचिंग जो है वो बोरिंग हो जाएगी। बट आप तो थोड़े हाई लेवल के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। लेकिन वहीं अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल लेवल पर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर हम इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चों के लिए वो टीचिंग जो है बहुत बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, बार बार एग्जाम्पल्स का यूज करके उन्हें पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम क्या देंगे, उन्हें स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है। आई होप यहां तक का समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, समापन, क्लोजर। यानी कि जैसे मान लो अब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय हमें किसी टॉपिक को एंड करना है, तो एंड उस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे में अगले दिन पढ़ने के लिए भी क्या बनी रहे, एक्साइटमेंट बनी रहे, क्यूरियोसिटी बनी रहे। उसको ये हो कि नेक्स्ट क्लास में मैम क्या करवाने वाली है। ये नहीं हो कि आज का टॉपिक खत्म किया और चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्लोजर है ना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आगे जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उसको आगे कंटिन्यू करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। अब जैसे मान लो हम पढ़ते समय मैं आपको बताती हूँ कि कल की क्लास में हम ये करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम ये करेंगे। इससे क्या होता है, आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहती है उस टॉपिक्स को करने की। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा। समापन में क्या आता है, क्लोजर में पाठ का ऐसा समापन जिसके द्वारा नवीन ज्ञान की उत्सुकता क्या हो, बनी रहे। यानी कि बच्चा जो है वो अपने आप को नई जो मतलब आगे वाली क्लासेस में जो पढ़ने वाला है उससे खुद को जोड़े रखे, और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जो है वो हमेशा बनी रहे, कुछ ना कुछ नया सीखने की, ठीक है। आ गया समझ में यहां तक? इस कौशल के द्वारा व्याख्यान, प्रदर्शन आदि का सारांश भी क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। लेसन को इस तरीके से क्लोजअप करना है कि नेक्स्ट क्लास तक बच्चे की क्या बनी रहे, वन सेकेंड, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर मैंने लिखा है, क्लोजर में वह मतलब जैसे जब क्लोजर कर रहा है टीचर जो है उसको एंड करने वाला है, तो उसमें वो लेक्चर्स का भी यूज कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का भी यूज कर सकता है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो लेक्चर मेथड भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन मेथड भी हो सकता है। तो किसी भी मेथड से वो क्या कर सकता है, क्लोजर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पॉइंट था कि क्लोजर जो है वो इस तरीके से हो कि उससे जो बच्चा है उसमें क्या बनी रहे, एक तरीके की क्यूरियोसिटी बनी रहे नेक्स्ट क्लास को पढ़ने की, मतलब जो उसे जो नई नॉलेज मिलने वाली है उसको पढ़ने की, ठीक है।
तो ये क्या होना चाहिए, उसका क्लोजर। इसके बाद अगर मैं व्याख्यान की बात करूं, लेक्चर की बात करती हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेक्चर देना भी जो है वो किस में आता है, स्किल में आता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेक्चर है, लेक्चर देना भी किस में आएगा, मतलब जो व्याख्यान है वो भी किसका पार्ट होता है, आपकी स्किल का पार्ट होता है। क्योंकि लेक्चर, अगर मान लो हम लेक्चर दे रहे हैं तो हमारा लेक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, वो बहुत अटेंटिव होकर उस बात को सुनता रहे, उसकी क्यूरियोसिटी, उसका इंटरेस्ट जो है वो उसमें बना रहे। अब ये नहीं है कि मतलब आए और लेक्चर दिया और इतने बोरिंग तरीके से आप लेक्चर दे रहे हैं कि उसका पढ़ने का मन ही ना करे। तो लेक्चर देना भी क्या होता है, एक तरीके की स्किल में ही हम काउंट करते हैं। तो लेक्चर मेथड जो है, इसका यूज जो है हम बड़ी क्लास में करते हैं, क्योंकि मैंने आपको टीचिंग मेथड्स पढ़ाए थे, तब मैंने आपको लेक्चर मेथड के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। मैंने आपको कहा था कि ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत टाइम से यूज हो रहा है, बट हायर क्लासेस में यूज किया जाता है। इसमें जो बच्चा है वो पैसिव रहता है, टीचर जो है वो एक्टिव होता है। ठीक है, तो लेक्चर मेथड बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में यूज होगा, बट ये भी क्या है, एक स्किल होती है। जब हम लेक्चर दे रहे हैं तो उसको हमें इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कि हमें जो टीचिंग है ना वो कैसी ना लगे, बोरिंग ना लगे, पहली बात तो। ठीक है, जब पर टीचर अगर बढ़िया लेक्चर देता है तो उससे सुनने का मन करेगा। यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो पैसिव फॉर्म में होता है, आप बोलते रहते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, आराम से बैठकर आपको सुनते हैं। लेकिन आपको इतने अच्छे से पढ़ाना होता है कि बच्चा जो है वो अपने आप को एक्टिव रखे, अटेंटिव रख पाए। पैसिव फॉर्म में तो है वो चुपचाप बैठकर सुनता रहे बस, और उसे सुनने में इंटरेस्ट आने लगे। तो ये क्या है, व्याख्यान होता है, यानी कि लेक्चर होता है। तो लेक्चर भी किस में आती है, एक स्किल्स में आती है। इतना अच्छे से पढ़ाना है कि बच्चा जो है वो आपकी लेक्चर स्किल में क्या हो, खो जाए। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो इतना अच्छा भाषण देते हैं, इतनी अच्छी स्पीच देते हैं कि हमारा उनको सुनने का मन करता है। ठीक है, वो भी क्या दे रहे हैं, एक तरीके से लेक्चर दे रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको तो टीवी पर लगाते ही ऐसे मन करता है बस इसे अभी हटा दो। तो वो क्या होता है, एक तरीके का, क्योंकि उनका जो लेक्चर मेथड है वो बहुत बोरिंग है। तो लेक्चर मेथड जो है वो भी किस में आता है, एक लेक्चर जो होता है, व्याख्यान जो होता है, वो भी स्किल्स में काउंट किया जाता है। अब यहाँ पर आता है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। यहाँ पर जो स्किल है, मतलब टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए, किसी भी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की स्किल होनी चाहिए, व्याख्या करने का कौशल होना चाहिए। वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इतना अच्छा हो कि पढ़ने वाले को वो टॉपिक जो है वो कैसा लगने लगे, आसान लगने लगे। तो इसलिए वे ऑफ एक्सप्लेनिंग जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत ईजी होनी चाहिए। इसके बाद है यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। आपको पता है, देखो मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है, और साथ साथ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसको टिक कर देती हूँ। टिक करते ही आपके माइंड में क्या आता है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो टिक करने के बाद हमारा माइंड क्या करता है, उस चीज को एकदम से क्या हो जाता है, अटेंटिव हो जाता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में टीचर किसका यूज करती थी, ब्लैक बोर्ड का यूज करती थी। तो ब्लैक बोर्ड का यूज करना, कहाँ पर कैसे टिक करना है, क्या बताना है, कितना पढ़ाना है, कब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना है, कब नोटबुक से पढ़ाना है, ये सब किस में आते हैं, आपके स्किल्स में आते हैं। तो इसीलिए ब्लैक बोर्ड का यूज करना भी एक टीचर को आना चाहिए, लिखकर पढ़ाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट था, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ये मैंने आपको बताया था, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है या फिर जो ये एड्स होती हैं, टीचिंग एड्स होती हैं, ये क्या करती है, हमारी टीचिंग को बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे मुझसे, इंटरेस्टिंग बना देती है। ठीक है, रुचिकर बना देती है, इंपॉर्टेंट बना देती है, जिससे बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर उन्हें सुनने लगता है। तो आपको जो विजुअल एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स इस तरीके से सिलेक्ट करनी होती है जिससे कि बच्चा उनसे सीख सके, उसकी सारी की सारी सेंसेस जो है वो उसमें इन्वॉल्व रहे। जितनी ज्यादा सेंसेस बच्चे की उसमें इन्वॉल्व रहेंगी, बच्चा उतनी ही अच्छे तरीके से उन टॉपिक को समझ पाएगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा एड्स का यूज होगा, टीचिंग उतनी ही क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी, उतनी ही इफेक्टिव होगी। उसमें बच्चे की जो सेंसेस है उतनी ही ज्यादा क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी, और बच्चा उनको उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही अच्छे ढंग से समझ पाएगा। तो ये क्या पॉइंट था आपका, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्किल ऑफ क्लास मैनेजमेंट। क्लास, अब आपको क्लास को मैनेज करना भी आना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ा दिया और बच्चे आपको सुन ही नहीं रहे, आपसे मतलब एक तरीके से डरना तो हम नहीं कह सकते, मतलब वैसे तो बच्चों को अटेंटिव होकर, एक तरीके से मैं कहती हूँ कि बच्चे अटेंटिव होकर आपको सुन सके। ठीक है, डरना शब्द हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो धक्के से बच्चा वहां बैठेगा। ठीक है, तो स्किल ऑफ क्या होनी चाहिए, क्लास मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको कैसे बच्चों को हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे बच्चे क्लास में शोर ना करे, आपकी बात को सुनते रहे, ये सारे किस में आते हैं, मैनेजमेंट में आते हैं। तो आपको इन सब बातों को भी मैनेज करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाते जा रहे हैं और आपको कोई सुन
सुनने वाला ही नहीं है, क्लास पूरी शोर किए जा रही है, तो ये भी क्या होती है, एक मैनेज करने की स्किल होती है। अगर आप टीचर बने हैं तो आपके अंदर ये स्किल जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज बच्चे क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे। इसके बाद है छात्रों की भागीदारी में वृद्धि का कौशल, यानी कि स्किल ऑफ इंक्रीजिंग प्यूपिल्स पार्टिसिपेशन। यहाँ पर एक तरीके से यही बात लिखी गई है कि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उन दोनों का आपस में क्या हो, यहाँ पर इंटरेक्शन होना चाहिए। अब टीचर जो पढ़ा रहा है, बच्चा जो पढ़ रहा है, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन हो, ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगा, पढ़ पाएगा। जैसे अब ऑफलाइन क्लासेस होती है, वहां पर क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, तो वहां पर बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, छात्रों के ध्यान देने योग्य व्यवहार को पहचानना। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टीचर जो है, मतलब ये भी एक स्किल में ही आएगा। आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, आपको बच्चे की शक्ल देखकर ये पता लग जाना चाहिए कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है। और टीचिंग जो है ना, अपने आप ही ऐसी जो योग्यता हमारे अंदर पैदा कर देती है कि हम बच्चे की शक्ल देखकर ये पता कर लेते हैं कि इसका मन पढ़ने का है या नहीं है, ये शरारत करने का मन है या नहीं है, या फिर मतलब इसको समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। तो ये क्या होती है, सारी एबिलिटी आप में होनी चाहिए, और ये अपने आप ही जब आप पढ़ाने लगते हैं अपने आप ही आपके अंदर ये डेवलप हो जाती हैं। तो टीचर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे का व्यवहार पहचान सके। व्यवहार में जैसे वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, बुरा क्लास व्यवहार कर रहा है, शरारती बच्चा है या फिर चुपचाप बैठने वाला बच्चा है, क्योंकि क्लास में हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं। आपने देखा होगा क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल चुपचाप साइड में कोने में बैठे रहते हैं, ठीक है, तो उनसे हम बात करके उन्हें हम क्लास में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ शरारती बच्चे होते हैं, ठीक है, जो टिक कर कभी नहीं बैठते, उन्हें हम एक्स्ट्रा काम देकर आराम से बैठा सकते हैं। वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये भी आपके अंदर एक स्किल होती है, ठीक है। तो ये टीचिंग स्किल है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लूज, ठीक है। तो यहां पर लिखा है मौन और अशाब्दिक उद्दीपन। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, आप मान लो आप क्लास में गए हैं और आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और जैसे मान लो आप क्लास में खड़े होकर एक लेक्चर दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, बुक से पढ़ा रहे हैं, और नीचे बैठकर बच्चे जो है फुसर फुसर किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर आप एकदम से देखेंगे और चुप हो जाएंगे और क्लास को देखते रहेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे और आपके पास देखने लगेंगे कि टीचर को क्या हो गया। तो वहां पर आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन आप साइलेंट हो गए हैं, और वो जो आपका साइलेंस है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे मान लो किसी बच्चे को डराना होता है तो हम क्या करते हैं, एकदम ऐसे उसके पास आंखें दिखा देते हैं, तो वो अपने आप चुप हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि टीचर जो है वो गुस्से में है, अब वो मेरी तरफ ही इशारा किया जा रहा है कि मैं क्लास में बोले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ये भी एक तरीके की स्किल होती है। तो यहाँ पर यही लिखा है, हर बार बोलना जरूरी नहीं होता है, तो साइलेंस एंड नॉन वर्बल केयर्स भी जरूरी होती है, ठीक है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है पर बच्चे बोले जा रहे हैं, पर टीचर चुप हो जाता है, तो सभी बच्चे क्या हो जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। इसके बाद प्रश्न पूछने का प्रवाह, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, कितने इंटरवल पर पूछने हैं, ये सब पता होना चाहिए। होमवर्क कैसे देना है, ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि आज हमें बच्चे से क्या करवाना है। क्योंकि अगर मान लो आपको यही नहीं पता होगा होमवर्क में क्या देना है, आप 1 दिन के काम की जगह उससे 5 दिन का काम दे देंगे, तो वो कैसे कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नियोजित पुनरावृत्ति, प्लान्ड रिवीजन। आपके पास में प्लान होना चाहिए कि आपको इतने दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करवा देना है, और सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद एक प्लान तरीके से आपको उस बच्चे की रिवीजन करानी है, ठीक है। तो प्लान होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसमें रिवीजन होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से सिलेबस उसका कवर करें, और उसके बाद क्या करानी है, आपको बच्चे को उसकी रिवीजन करानी है, क्योंकि रिवीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यही बात मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि रिवाइज करो, है ना, पढ़ो इसे, अपने जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। तो मैं आपको तभी कहती हूँ कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर क्या करेगी, उन्हें सिलेबस कवर कराएगी, साथ साथ रिवीजन कराने वाली है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रीइंफोर्समेंट में वो आता है, जैसे आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी रीइंफोर्समेंट वाली, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हैं आप बच्चे को, अगर मान लो उसने अच्छा काम किया तो उसे आप वेरी गुड दे सकते हैं, अच्छा काम नहीं किया है तो आप उसे डांट लगा सकते हैं, फिर आप कह सकते हैं कि आप नेक्स्ट डे को अच्छे से करके आना, तब आपको भी यहाँ पर वेरी गुड मिलेगा। तो ये पुनर्बलन होता है, रीइंफोर्समेंट देना आना चाहिए आपको। ये नहीं है कि आप हर काम पर वेरी गुड बोले जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस काम पर बच्चे को वेरी गुड देना है और किस काम के लिए आपको बच्चे को डांटना है। तो ये क्या होता है, रीइंफोर्समेंट स्किल होती है।
यहाँ तक का आ गया समझ में? तो ये थी आपकी कुछ टीचिंग स्किल्स। जब आप टीचर बन जाएंगे तब आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग टिप्स की या फिर शिक्षण टेक्निक्स की, ठीक है, तो इसमें कुछ शिक्षण तकनीक आती हैं। जैसे सबसे पहला लिखा है मैंने विवरण तकनीक, जैसे हम डिस्क्रिप्शन तकनीक के नाम से भी जानते हैं। विवरण जो है ये किसका संक्षिप्त रूप होता है? कहानी का संक्षिप्त रूप है। तो ये किसका संक्षिप्त रूप है? आपके स्टोरी का संक्षिप्त रूप होता है, जिसे हम नरेट करके अपने शब्दों में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कहानी में और विवरण में एक ये अंतर भी है कि विवरण में आवश्यकता पड़ने पर हम किसका यूज कर सकते हैं? चित्रों का, मानचित्रों का, नमूनों का, इन सब चीजों की हम क्या कर सकते हैं? हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कहानी में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इन दोनों के बीच में बस यही डिफरेंस था, जिसका नाम था विवरण तकनीक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी वर्णन तकनीक। विवरण जो होता है वो छोटी टेक्निक होती है और हमारे पास्ट से रिलेटेड होती है। लेकिन अगर हम वर्णन तकनीक की बात करें तो यहाँ पर वर्णन तकनीक जो है वो क्या होगी? बड़ी होगी और हमारे किससे रिलेटेड होती है? वर्तमान से रिलेटेड होती है। इसके अलावा कैसी हो सकती है? विश्लेषणात्मक हो सकती है, ठीक है। ये क्या था? आपका विवरण तकनीक थी। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ, व्याख्या तकनीक। व्याख्या तकनीक में आता है कि आप चीजों को कैसे बताएंगे? एक्सप्लेन करके बता रहे हैं हर चीज को, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। तो वो किस में आएगा? आपके व्याख्या तकनीक में आएगा। जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की नीड पड़ती है, वहां क्या यूज करते हैं? व्याख्या टेक्निक का यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं निर्देशन तकनीक की, जैसे हम सैंपलिंग टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, सैंपल करना, ठीक है। सैंपल का मतलब होता है, जैसे मान लो हम टेक्निक में कुछ यूज करें, जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट से अमूर्त से किसकी तरफ जा रहे हैं? मूर्त की तरफ जा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेक्निक में हम यूज करते हैं अमूर्त को मूर्त बनाकर इस प्रकार छात्रों के सामने रखा जाता है कि अमूर्त की वास्तविकता को वो जान सके। अमूर्त का मतलब ये होता है कि जो चीजें हमारे सामने नहीं है और फिर भी हम उनके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि वो हमारे सामने रियल तरीके से दिखाई दे जाए, ठीक है। तो निर्देशन जो है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होगा आपका शाब्दिक और इसके बाद एक होता है दृश्यात्मक। शाब्दिक में जो आप शब्दों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, कहानियां हैं, वो सब किसका पार्ट होंगे? शाब्दिक का पार्ट होंगे। दृश्यात्मक की अगर हम बात करते हैं तो दृश्यात्मक में आपका मानचित्र आएगा, ग्राफ शामिल हो सकता है। तो ये किस में शामिल होते हैं? आपके दृश्यात्मक में शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है जिसे हमने लिखा है क्लैरिफिकेशन टेक्निक, स्पष्टीकरण टेक्निक। यहाँ पर आपको क्या करना है? और ज्यादा एक्सप्लेन करके बच्चों को बताना है ताकि उनके यहाँ पर क्या हो सके? हर चीज क्लियर हो सके। तो यहाँ पर छात्र और स्टूडेंट्स को हम और अधिक क्लियर करके समझाएंगे। इसके बाद सेल्फ लर्निंग टेक्निक जो होती है, हमें बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना होगा कि बच्चे जो है वो अपनी लर्निंग को कहाँ पर लेकर जाएं? अपने सेल्फ स्टडी की तरफ लेकर जाएं, ठीक है। लर्निंग में खुद से सीख पाए, खुद से कर पाए, तो इस तरीके से हमें पढ़ाना है। तो ये क्या आपके सेल्फ लर्निंग टेक्निक है। इसके बाद रिपीटिशन टेक्निक है। जितना ज्यादा रिपीट कराएंगे बच्चे को कंसेप्ट जो है वो उतना ही क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है? रिपीटिशन टेक्निक है। बार बार रिपीट करने से क्या होता है? हमें चीजें उतनी ही क्लियर होने लगती हैं। तो ये क्या आपके रिपीटिशन टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपकी क्लास थी, आज की क्लास खत्म हो गई है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको एक क्लास समझ में आ गई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो आप इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शायद मैं आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाऊंगी, सीसीई पढ़ाऊंगी, इवैल्यूएशन पढ़ाऊंगी और जितने थोड़े बहुत टॉपिक जैसे एजुकेशन कमीशंस बने थे वो पढ़ा दूंगी, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो आपको वो सारे के सारे पढ़ लेने हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहेंगे। तो उन क्लासेस को भी आप देखना मत भूलिएगा और इन क्लासेस को भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कंजूसी, मुझे पता आप कंजूसी तो करते ही है शेयर करने में, शेयर नहीं करते क्लास को, तो आप शेयर कर देना, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल के साथ आप बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।